दोस्तों, इस कहानी का फर्स्ट पार्ट यानी 2021 में आई मूवी हसीन दिलरुबा अगर आपने नहीं देखी तो पहले आई बटन पर क्लिक कर 12 मिनट में वो पूरी कहानी देख लीजिए, क्योंकि सेकंड पार्ट शुरू हुआ रानी के भरी बारिश में डर के मारे भागने से। रानी पुलिस स्टेशन पहुंच कहती है कि मेरा पति मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए। कहानी 2 महीने पीछे गई। रानी अब आगरा में अकेले एक घर में किराए पर रह रही थी और यहीं उसकी मुलाकात होती है एक कंपाउंडर अभिमन्यु से। अभिमन्यु ने रानी को देखते ही अपना दिल उसे दे दिया और वो उसका सामान देने उसके पीछे पैदल भाग चला। रानी इतनी दूर जाकर सामान लेने के बाद कहती है कि रुको, मैं 2 मिनट में आती हूँ, पर ना रानी 2 मिनट में आई और ना अभिमन्यु यहाँ से कहीं हिला। जब रानी फ्री होकर बाहर देखती है तो अभिमन्यु उसका इंतजार कर रहा था। अभिमन्यु रानी से पूछता है कि क्या आप हमारे साथ मूवी देखने चलेंगी, पर तभी वहाँ रिशु आ गया। रानी का सारा ध्यान रिशु पर चला जाता है और उसने अभिमन्यु के सवालों के जवाब जी जी करके दे दिए। दरअसल पुलिस द्वारा ना पकड़े जाने के डर से रानी और रिशु अभी भी छुप छुप कर एक दूसरे से मिल रहे हैं। रिशु छोटे मोटे हर काम करता और रानी ब्यूटी पार्लर का काम संभालती। वो दोनों ही अपनी अपनी तरफ से पैसे इकट्ठे कर रहे थे कि देश छोड़कर भाग सकें। उनका ट्रैवल एजेंट उन्हें 1 महीने बाद थाईलैंड भेज देगा। पर इसी के साथ साथ रिशु के साथ एक कोचिंग सेंटर में काम करने वाली ये औरत पूनम रिशु को चाहती है। वो कहती है कि आप पूरा नहीं तो सही, बस पल भर के लिए ही हमें प्यार कर लीजिए। पर रिशु उससे हर बार बचने की कोशिश करता। वो जाकर रानी से मिलता है। उसने रानी को बताया कि बस 1 महीना और उसके बाद हम दोनों फिर से मिल जाएंगे। तो रानी ने उसे कहा कि आज हम घर पर अकेले हैं। रात को वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, पर इधर अभिमन्यु पूरे थिएटर की टिकट खरीद कर रानी के आने का इंतजार कर रहा था। रानी जब आई नहीं तो अभिमन्यु उन्हीं के घर पहुंच गया। रानी अभिमन्यु से माफी मांगती है कि मैं तो फिल्म के बारे भूल ही गई थी, जिस पे अभिमन्यु ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अगले हफ्ते चल सकते हैं। रानी ने सब रिशु को बताया। वो सब कुछ सुनकर हंसने लग गया, पर तभी एक चोर रानी का पर्स चुराकर भाग निकलता है। रिशु उसके पीछे भागा, पर वो और चोर दोनों ही पुलिस को देखकर दूसरी तरफ भागे। रानी देखती है कि ये पुलिस वाला और कोई नहीं किशोर रावत है। रानी डर गई तो रावत रानी का पर्स ढूंढकर उसके घर लाया। वो रानी को बताता है कि मैंने भी दिनेश पंडित की वो किताब पढ़ ली है। रानी सब कुछ रिशु को बताती है। रिशु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पर रानी ने देखा कि मूवी थिएटर में उनके पीछे रावत आ चुका था। रिशु भागकर अपना सिम तोड़ता है। रावत ने हर वक्त रानी के पीछे पुलिस वाले लगा दिए। वो रानी को पुलिस स्टेशन बुला पूछता है कि ये आप फोन पर घंटों घंटों किससे बात करती रहती हैं। रानी ने उसके सामने ऐसे ही एक झूठी कहानी बना दी। पर रावत ने कहा कि अब की बार हम आपकी कहानियों में नहीं आएंगे, क्योंकि अब की बार हमारे साथ साथ आपको कोई और भी ढूंढ रहा है। यहाँ एंट्री होती है पुलिस डीएसपी मृत्युंजय उर्फ मोन्टू की। वो रानी को कहते हैं कि हम रिश्तेदार हैं आपकी शादी में भी बहुत नाचे थे। डीएसपी मोन्टू नील के सगे चाचा हैं। वो कहते हैं कि अब सारे सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि ये मामला पर्सनल है। मोन्टू ने रानी से पूछा कि बताइए, ये जो आपके फोन वाले लवर हैं, वो ट्रैवल एजेंट को इतने फोन क्यों करते हैं। रानी ने कहा पता नहीं। तो मोन्टू ने कहा कि आप इस शहर में अकेली नहीं हैं। उसे पूरा शक था कि यहाँ आगरा में रानी के साथ साथ रिशु भी रह रहा है, पर रानी ने साफ मना कर दिया। तो अगले ही दिन मोन्टू उस ट्रैवल एजेंट को पकड़ लेता है। यहाँ ये सब रिशु ने भी देखा। वो मोन्टू को देखते ही डर गया। तो यही इधर इंस्पेक्टर रावत रिशु के कोचिंग सेंटर पहुंच जाते हैं। उन्होंने पूनम को रिशु की फोटो दिखाई। पूनम फोटो लेकर सीधा ऊपर रिशु के पास गई कि पुलिस आपको ढूंढ रही है। रिशु के कहने पर पूनम ने पुलिस वालों को झूठ बोला। रिशु सीधा रात को रानी के पास गया। वो डर गया था। रिशु रानी को बचाने के लिए खुद सरेंडर करने को तैयार हो जाता है, पर तभी उनके घर के नीचे आया अभिमन्यु। अभिमन्यु को देखते ही रानी को एक आइडिया आता है। उसने रिशु को कहा कि तुम सरेंडर नहीं करोगे, मेरे पास एक और आइडिया है। रानी अभिमन्यु से मिलने थिएटर के बाहर पहुंच गई। वो उसे कहती है कि मुझसे शादी कर लो। अभिमन्यु ये सुनते ही थोड़ा हिचकिचाया कि सीधा शादी। रानी ने कहा हाँ, सीधा शादी। प्यार अगर होना हुआ तो शादी के बाद हो जाएगा। अभिमन्यु मान जाता है। रानी ने मिलकर ये रिशु को बताया। रिशु इस चीज के खिलाफ था। वो नहीं चाहता कि उनके बीच कोई तीसरा आए, पर रानी ने फैसला कर लिया था। 3 दिन बाद उसकी शादी शुरू हुई। शादी में रावत और मोन्टू भी आए हुए थे। उन्हें था कि
ऋषु भी यहाँ पक्का आएगा। रानी और अभिमन्यु की शादी हुई। खुशी में अभिमन्यु नाचा, जहाँ उसकी बारात का बाजा और कोई नहीं नील ही बजा रहा था। वो मोंटू की नजरों में भी नहीं आया। तो सुहागरात के वक्त अभिमन्यु रानी के पास आता है, पर रानी ने उसे किसी बहाने दूर कर दिया। वो दोनों आपस में बस बात करने लगे तो यहाँ बात उठ जाती है ऋषु की। ऋषु का नाम सुनते ही अभिमन्यु का मुंह बन गया। वो रानी से प्यार चाहता था, पर रानी को प्यार ऋषु से है। यहाँ हमें अभिमन्यु की भी कहानी पता लगी। वो बताता है कि 7 साल की उम्र में ही उसके माता पिता गुजर गए थे, जिसके 13 सालों बाद उसके चाचा चाची और उनके बच्चे भी मर गए। इस दुनिया में अभिमन्यु बिल्कुल अकेला रह गया। उसने खुद की भी जान लेने की कोशिश करी थी, पर फिर एक दिन उसकी दुनिया में आई रानी। उसे देखते ही रानी से प्यार हो गया और अब वो पूरी जिंदगी रानी के प्यार का इंतजार करने को तैयार है। वो इसी आस में था कि कुछ तो ऐसा होगा जिसके बाद रानी उसे प्यार कर पाएगी। तो यहीं इधर दूसरी तरफ पूनम ऋषु को ब्लैकमेल कर रही है कि हमारी इच्छाएं पूरी कीजिए, और उसे ऐसा करते रानी ने देख लिया। रानी ऋषु पर गुस्सा हो गई। ऋषु उसे समझाता है कि वो हमें ब्लैकमेल कर रही है। रानी ने कहा कि पता नहीं क्या होगा हमारा, पहले हमारे बीच प्यार नहीं था, जब प्यार हुआ तो ये सब हो गया। रानी कहती है कि कुछ नहीं हो सकता हमारा। अब ये सुनते ही ऋषु गुस्सा हो जाता है कि पहले तुम्हारे लिए मैंने अपना हाथ काटा था, अब लोगों का सर काटने में भी वक्त नहीं लगेगा। रानी ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। उसने शराब पी, उसे शराब का नशा हुआ। नशे नशे में वो अभिमन्यु को ऋषु समझकर बोल देती है कि हमें अभिमन्यु से शादी नहीं करनी चाहिए थी। ऋषु तुम एक काम करो, हमें यहाँ से ले चलो। अभिमन्यु ये सुनकर सब समझ जाता है। अगले दिन जैसे ही रानी उठी, अभिमन्यु ने उसे कहा कि मिलवाइए हमें ऋषु से। रानी ऋषु और अभिमन्यु मिले। अभिमन्यु कहता है कि मैं आपको आगरा से बाहर निकलवा दूंगा, पर ऋषु ने पूछा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। अभिमन्यु ने कहा कि रानी जी के प्यार और उन्हें खुश रखने के लिए। वो कहता है कि हम इसी उम्मीद में रहेंगे कि किसी दिन रानी जी का आपसे मन भर जाएगा और वो हमारे पास आ जाएंगी। तो ऋषु ने गुस्से में कहा कि इसके लिए तो कई जन्म लग जाएंगे। रानी के प्यार के लिए उन दोनों के बीच बहस हो जाती है, पर अभिमन्यु उनकी मदद करने को मान चुका था। उसने ऋषु को अपने क्लिनिक में ठहराया। आज संडे था तो यहाँ कोई नहीं आएगा। अभिमन्यु यहाँ से निकलकर रानी के पास जाता है। उसने उसे ऋषु के लिए खाना लिया, पर इधर ऋषु से मिलने पूनम पहुँच चुकी थी। वो उसका पीछा कर यहाँ तक आ गई है। ऋषु ने उसे एक झटके में ही किस कर लिया ताकि वो उसके खिलाफ कुछ ना करे। ऋषु कहता है कि मुझे बस 1 महीने का वक्त दो, मैं आकर तुमसे मिलता हूँ। पूनम मानकर वहाँ से चली गई। तो तभी वहाँ एक और आदमी आया। उसके बाद ही अभिमन्यु यहाँ जाता है। अभिमन्यु ने आते ही कमरे की महक सूंघ पूछा कि कोई औरत आई थी क्या। ऋषु ने कहा कि हाँ वो पूनम आई थी, वो हमसे प्यार करती है, हमारे पीछे पड़ी हुई है, पर अभी के लिए हमने उसे संभाल लिया है। तो अभिमन्यु ने मजाक में कहा कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप पूनम जी के पास चले जाइए, हमें रानी जी के पास रहने दीजिए। पर तभी अभिमन्यु को किसी और के भी पैरों के निशान दिखे। सीन शिफ्ट होता है अभिमन्यु और रानी पर। अभिमन्यु रानी को एक तालाब के बीच घुमा रहा है और इस तालाब में मगरमच्छ थे, तो रानी यहाँ डर भी रही है। सीन दोबारा अभिमन्यु और ऋषु पर शिफ्ट हुआ। वो जो आदमी आया था वो एक सपेरा है। उसी ने लाकर अभिमन्यु को वो सांप दिया था जिससे उसने अपने चाचा चाची और उनके बच्चों को मारा। अभिमन्यु इस बारे रानी को भी बताता है कि हमारे चाचा ने हमारे पिताजी को धोखा दिया था और धोखा हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो हमने उन्हें मार दिया। अभिमन्यु ने ऋषि पर भी हमला कर उसे क्लिनिक में ही बंद कर डाला। अब वो रानी के साथ मगरमच्छ वाले तालाब में अकेला है। अभिमन्यु ने रानी से पूछा कि क्या आपको कभी भी लगा कि हम दोनों भी साथ हो सकते हैं। रानी ने कहा हाँ लगा तो था। वो कहती है कि अगर हमारी जिंदगी में ऋषु ना होता तो शायद हम साथ हो सकते थे। अभिमन्यु को ये सुनकर बहुत खुशी मिली। तो इधर से ऋषु दरवाजा तोड़कर बाहर निकल चुका था। अभिमन्यु रानी के साथ वापस घर जाता है। उसने रानी को दिखाया कि मैं तो आपसे भी बड़ा दिनेश पंडित का फैन हूँ। अभिमन्यु रानी की तरफ बढ़ता है, पर रानी जब उसे दूर जाने लगी वो गिरकर बेहोश हो गई। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर आगे। रानी भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसने कहा कि मेरा पति मुझे मार डालेगा। रानी मोंटू को अभिमन्यु के बारे बताती है कि पहले भी वो अपने पूरे परिवार को मार चुका है, अब वो मुझे भी मार देगा। पर मोंटू कहता है कि आप तो यहाँ सेफ हैं, वो कैसे आपको मार देगा। रानी ने कहा वो ऋषु को मार देगा। ऋषु जिंदा है ये सच मोंटू के सामने आ जाता है। मोंटू ने अपने ऑफिसर्स को रानी के दोनों पतियों के पीछे भेजा, पर कोई भी नहीं मिलता। उन्हें नदी के किनारे बस एक जली हुई वैन मिलती है जिसमें 2 डेड बॉडीज थी। आसपास की चीजों को देखकर समझ आया कि अभिमन्यु और पूनम की है। तो पुलिस
पुलिस ने इन दोनों के कत्ल के शक में रानी को गिरफ्तार कर लिया। वैसे तो इस बेसिस पर वो लोग कोर्ट के ऑर्डर से पहले रानी को कुछ नहीं कह सकते, पर डीएसपी मोन्टू ने रानी को बहुत पिटवाया। उन्होंने तो एक खबर आगे मीडिया तक पहुंचाई ताकि ये सीधा पहुंचे रिशु के पास और वो अपनी पत्नी को ऐसे तकलीफ में देख पुलिस के सामने आए। मीडिया ने खबर रिशु तक पहुंचाई। पुलिस वालों को रिशु की एक वीडियो मिलती है। वो कहता है कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, पर जिस टाइम मैं सरेंडर करूंगा तब रानी खुद अपने पैरों से मेरे पास चलकर आनी चाहिए। उसने सरेंडर करने के लिए 3 दिन बाद एक रेलवे ब्रिज को चुना। पुलिस वाले रेलवे ब्रिज पर जा अपनी प्लानिंग करते हैं। वो ब्रिज के एक तरफ तो ट्रेन रुकवा देंगे और दूसरी तरफ से रिशु को खुद जाकर घेर लेंगे। सरेंडर का दिन आया। पुलिस वालों के प्लान के हिसाब से ट्रेन ब्रिज के एक तरफ रुक गई। वहीं से निकलकर रिशु आता है। पुलिस वालों ने रानी को उसकी तरफ भेजा। रानी भागकर रिशु तक पहुंची। वो कहती है कि तुम्हें सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ से भाग चलेंगे। पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। तो तभी पुलिस में से एक आदमी निकलकर सामने आया। रावत इस आगे जाते ऑफिसर को रोकता है, पर वो नहीं रुकता। ये और कोई नहीं अभिमन्यु था। अभिमन्यु उसे मिले धोखे का बदला लेने आया है। वो रानी और रिशु को मारने आया है। यहाँ रिशु और उसके बीच हाथापाई शुरू हो गई। गन जाकर रानी के हाथ लग जाती है, पर गोली के झटके से वो ब्रिज के नीचे लटक गई। रानी, अभिमन्यु और रिशु तीनों मगरमच्छों से भरी नदी में गिर जाते हैं। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू करवाया। नदी से सारे मगरमच्छों को निकाला जाता है, पर इसके बाद भी वहाँ बस रिशु का नकली हाथ मिलता है। डीएसपी मोन्टू ने अभिमन्यु, रानी और रिशु के घर, ऑफिस, सब जगहों के सीसीटीवी कैमरास चेक किए। वो अपनी टीम को बताते हैं कि रिशु, रानी और अभिमन्यु की मौत से सबसे ज्यादा फायदा उन तीनों को ही हुआ है, क्योंकि वो तीनों ही मुजरिम थे। उसने बताया कि अभिमन्यु को एक सपेरा ब्लैकमेल कर रहा था कि वो पुलिस को उसके किए कत्लों के बारे बता देगा। तो अभिमन्यु ने सबसे पहले अपनी जगह रख उसको मार डाला। दूसरा नंबर आता है पूनम का। पूनम रिशु को ब्लैकमेल कर रही थी, तो उन्होंने उसे मार डाला। अभिमन्यु के घर के पास की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा से उन्हें दिखता है कि उस दिन जब रानी और अभिमन्यु बाहर से वापस आए, उनके 15 मिनट बाद ही वहाँ रिशु आता है, जिसके 3 घंटे बाद रानी घर से भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची। मोन्टू कंफर्म था कि इन्हीं 3 घंटों में उन्होंने कोई प्लान बनाया, क्योंकि रानी के निकलने के बाद अभिमन्यु और रिशु घर से साथ में निकले थे। मोन्टू इस केस को आगे और इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, पर उसके सीनियर ने उसे रोक दिया कि देखो, वो लोग तो मगरमच्छ वाले पानी में गिरकर मर गए हैं, अब इस केस को यहीं खत्म करो, क्योंकि मीडिया वाले भी बहुत पीछे पड़ रहे थे। मोन्टू को ना चाहते हुए भी ये केस बंद करना पड़ा, पर रावत ने कहा कि चिंता मत कीजिए, सच एक दिन सामने आ ही जाएगा। कहानी 6 महीने आगे गई। यहाँ रानी याद कर रही है कि कैसे रिशु उस नदी में से कभी बाहर आया ही नहीं। वो दूर कहीं पहाड़ों में अब अभिमन्यु के साथ रहने लग गई थी। रानी स्कूल में एक टीचर बन गई है, पर आज उसे एक बच्चे की किताब में कुछ दिखा। इसी के साथ साथ डीएसपी मोन्टू के पास भी एक किताब पहुंचती है, जिसमें बताया गया था कि उस दिन असल में हुआ क्या। दरअसल रिशु ने रेलवे ब्रिज जानबूझकर चुना था, क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले से ही वहाँ के सारे मगरमच्छों को दूर करना शुरू कर दिया। वो पहले दिन कुछ मांस लाकर ब्रिज के 2 किलोमीटर दूर फेंकते हैं। अगले दिन उन्होंने मांस की क्वांटिटी बढ़ाकर उसे थोड़ी और दूर फेंका। अगले दिन थोड़ी और क्वांटिटी और थोड़ी और दूर, ताकि मगरमच्छों को लगे कि वो ब्रिज से जितना दूर जाएंगे उन्हें उतना और खाना मिलेगा। ब्रिज पर जो कुछ हुआ वो भी सारा उनका प्लान था, पर किताब के अंत में मोन्टू को एक एड्रेस पर बुलाया गया। रानी उसी सेम एड्रेस पर अभिमन्यु को बुलाती है। अभिमन्यु जब वहाँ पहुंचा, रानी पहाड़ के किनारे पर खड़ी थी। वो अभिमन्यु को कहती है कि तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया है। उसने कहा कि जान लेना, बस खेल है ना तुम्हारे लिए। वो सपेरा और पूनम तो हमारे प्लान का हिस्सा थे ही नहीं, तो तुमने उन्हें क्यों मारा? अभिमन्यु कहता है कि उन्हें जिंदा छोड़ना रिस्की था। अभिमन्यु ने कहा कि ये सब रानी जी मैंने आपको पाने के लिए किया है, पर तभी वहाँ डीएसपी मोन्टू आ गया। रानी मोन्टू को बताती है कि असल में उन दिनों हुआ क्या था। उस दिन रानी नीचे गलती से गिर गई थी, जिसके बाद अभिमन्यु ने रिशु और रानी के सामने वो मगरमच्छ वाली नदी में कूदने वाला प्लान रखा। रानी पहले तो इस प्लान के खिलाफ थी, पर रिशु रानी को ये करने को मना लेता है। वो तीनों नदी में कूद भी गए, पर यहाँ एक मगरमच्छ अभी भी था। अभिमन्यु मगरमच्छ को देखते ही रिशु का नकली हाथ निकाल देता है, जिसके बाद वो तैर नहीं पाता। रानी अपनी नजरों के
सामने ही रिशु को मगरमच्छ का शिकार बनता देखती है। अभिमन्यु कंफर्म हो गया कि रिशु के मरने के बाद अब आखिरकार रानी उसकी हो जाएगी, पर अब ये सच कि अभिमन्यु ने रिशु को जानबूझकर मारा है ये रानी के सामने आ चुका था। रानी कहती है कि तुमने मुझे उस हादसे के बाद पा तो लिया, पर अब अपने पास रख नहीं पाओगे। यहाँ सबके सामने ही रानी पहाड़ से नीचे कूद जाती है। पुलिस ने अभिमन्यु को सभी लोगों के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, पर रास्ते में जाते जाते अभिमन्यु पूछता है कि क्या रानी की बॉडी मिली। पुलिस को कहीं भी रानी की बॉडी नहीं मिली थी। अभिमन्यु हंसने लग जाता है। हमें दिखाया गया कि उस दिन अभिमन्यु से धोखा मिलने के बाद भी रिशु किसी तरह उस मगरमच्छ से बच जाता है। वो बचकर 6 महीने बाद यहाँ आया। उसने रानी को मिलकर सब सच बताया और ये रानी का पहाड़ से कूदना भी उन्हीं का प्लान था। रानी पुलिस को पीछे छोड़कर रिशु से मिली। वो दोनों फिर से एक हो गए। अभिमन्यु कहता है कि ये लोग हमारा ही मरने वाला प्लान हमें ही चिपका गए और इसी के साथ साथ सामने आया कि अभिमन्यु और कोई नहीं दिनेश पंडित का ही बेटा है। दोस्तों ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।